नमस्कार दोस्तों, प्राइम एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जसवंत सर उपस्थित हूं करंट अफेयर वीडियो के साथ। इसके पहले दो करंट अफेयर वीडियो जो लास्ट सप्ताह में पड़ चुका है मई महीने का, एक और करंट अफेयर वीडियो के बारे में आज बात करना शुरू करते हैं। कुछ करंट घटनाओं के बारे में बात करना शुरू करते हैं जो मई महीने की घटनाएँ हैं। तो चलिए आज की पहली घटना देखते हैं। IMCR द्वारा घर पर परीक्षण के लिए कोविशील्ड नामक किट को मंजूरी दी गई। आज की करंट अफेयर में पहला पॉइंट है, IMCR द्वारा घर पर परीक्षण के लिए कोविशील्ड नामक किट को मंजूरी दी गई। इस किट को बनाया है माईलैब नामक कंपनी ने। माईलैब जो दवा की कंपनी है, इसने कोविशील्ड नामक एक किट बनाया है जिसकी कीमत 250 रुपये है। 250 रुपये का यह किट यूज कैसे किया जाएगा? इसको घर पे ला करके इसमें नाक से सैंपल निकाल करके उस सैंपल को एक लिक्विड होगा, उस लिक्विड में डाल करके 10 बार घुमाना होगा। उसके पश्चात कुछ समय पश्चात उस लिक्विड की 3 बूंदें एक रैपिड किट जो कुछ इस तरह से होगा, इस पर 3 बूंदें डालनी होंगी और 3 बूंदें डालने के कुछ समय पश्चात यदि टी आता है तो वह कोरोना पॉजिटिव के लक्षण को दिखाता है। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होगा या कोरोना पॉजिटिव लक्षण प्रदर्शित होगा। तो IMCR द्वारा घर पर परीक्षण के लिए कोविशील्ड नामक किट को मंजूरी दी गई। इस किट का उपयोग कैसे करना यह हमने बताया। इस किट को बनाया किसने है? माईलैब नामक कंपनी ने, और इस किट की कीमत है 250 रुपये। इसके बाद बात करते हैं 20 मई 2021 को 11 दिन से इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष चल रहा था। हमास जो फिलिस्तीन का आतंकवादी संगठन है, कह सकते हैं इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा था। 11 दिन के संघर्ष के पश्चात मिस्र की मध्यस्थता से यह संघर्ष समाप्त हो चुका है। मिस्र की मध्यस्थता से संघर्ष विराम हो चुका है। इजराइल और हमास के बीच चलने वाला संघर्ष 10 तारीख से शुरू हुआ था। 10 मई से लेकर के 20 मई तक यह संघर्ष चला है। मध्यस्थता किसने किया, यही क्वेश्चन पूछेगा। मिस्र ने इसमें मध्यस्थता किया था। इसके अतिरिक्त एक दो चीज़ें और ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। यह संघर्ष चल क्यों रहा था? अल अक्सा मस्जिद को लेकर के यह संघर्ष चल रहा था। अल अक्सा मस्जिद को लेकर यह संघर्ष चल रहा था। ठीक है, जो इजराइल की राजधानी यरूशलेम के पास स्थित है। अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में स्थित है। इसी को लेकर संघर्ष शुरू हुआ था। मिस्र की मध्यस्थता से संघर्ष विराम हो गया। ठीक है, इसके बाद अगली घटना बात करते हैं व्हाइट फंगस। व्हाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा। व्हाइट फंगस, पहले ब्लैक फंगस मिला था। ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम म्यूकरमाइकोसिस था। म्यूकरमाइकोसिस। ठीक है, अब की बात आती है व्हाइट फंगस। व्हाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम कैंडिडोसिस ध्यान रखेंगे। अब तो येलो फंगस भी आ गया है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं व्हाइट और ब्लैक से ही प्रोड्यूस हुआ है। तो ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम म्यूकरमाइकोसिस। इसके पहले बताया था कि ब्लैक फंगस के लिए एक यूनिट की स्थापना, ब्लैक फंगस के लिए म्यूकरमाइकोसिस यूनिट की स्थापना भोपाल में की जा रही है। इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था। और व्हाइट फंगस कैंडिडोसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। अगली घटना देखते हैं कोलकैंथ मछली। कोलकैंथ मछली यह कहाँ मिली है? मेडागास्कर के पास पाई गई है। मेडागास्कर के पास कोलकैंथ मछली हिंद महासागर में, मेडागास्कर अफ्रीका के बगल का द्वीप, हिंद महासागर में कोलकैंथ मछली पाई गई है। इस मछली की क्या खासियत है? यह डायनासोर के ज़माने की मछली है। डायनासोर, ठीक है, डायनासोर के ज़माने की मछली है जो हिंद महासागर में कह सकते हैं हिंद महासागर मेडागास्कर द्वीप समूह के पास पाई गई है। इसको ध्यान रखना है, हाल ही में चर्चा में रही। इसके बाद बात करते हैं लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड, ठीक है, लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 का कह सकते हैं अवार्ड पुरुष वर्ग में राफेल नडाल को दिया गया है। राफेल नडाल को पुरुष वर्ग में लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड दिया गया। महिला वर्ग में नाओमी ओसाका को दिया गया है। ठीक है, यह ध्यान रखना होगा। यह कह सकते हैं लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड शुरू कब हुआ था? शुरू हुआ 2000 में। पहली बार अवार्ड किसको दिया गया था? पहली बार अवार्ड टाइगर वुड्स को दिया गया था, लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड। और साथ साथ कह सकते हैं वर्ष 2021 का लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड राफेल नडाल को दिया गया। राफेल नडाल जो स्पेन का कह सकते हैं टेनिस खिलाड़ी हैं। और साथ साथ राफेल नडाल के बारे में चीज़ और ध्यान रखिएगा, इन्हें किंग ऑफ क्ले कोर्ट का बादशाह के तौर पे जाना जाता है। नाओमी ओसाका यह भी टेनिस खिलाड़ी, यह कह सकते जापान की महिला है। इसके बाद बेस्ट टीम का अवार्ड बायर्न म्यूनिख जो जर्मनी का फुटबॉल क्लब है, बायर्न म्यूनिख, इसको दिया गया है। इसके बाद 2020 में इससे पहले 2020 में लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड लियोनेल मेसी जो फुटबॉलर हैं, लियोनेल मेसी, इन्हें दिया गया था। ठीक है, ध्यान रखना होगा। लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 पुरुष वर्ग में राफेल नडाल, महिला वर्ग में नाओमी ओसाका,
और बेस्ट टीम बायर्न म्यूनिख जो जर्मनी की फुटबॉल क्लब है, ठीक है। और 2020 में अवार्ड लियोनेल मेसी को दिया गया था। जब यह अवार्ड प्रारंभ हुआ था 2000 में, तो सबसे पहले टाइगर वुड्स को दिया गया था। इसके बाद बात करते हैं 7 मई 2021 को BRO ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। BRO ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम होगा सीमा सड़क संगठन। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ठीक है, साथ इसका मुख्य कार्य होता है सीमा पर सड़क बनाना, सीमा पर सड़क बनाना, ठीक है। इसकी स्थापना के बारे में बात करेंगे। BRO की स्थापना कब हुई थी, तो BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। 1960 को इसकी स्थापना हुई थी, 7 मई 1960, ठीक। BRO की स्थापना होती है। BRO के मुख्यालय के बारे में बात करेंगे। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, नई दिल्ली, ठीक है, मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष के बारे में बात करेंगे। राजीव चौधरी इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। राजीव चौधरी अध्यक्ष है। कार्य क्या है, सीमा पर सड़क बनाना, सीमा पर सड़क बनाना, ठीक है। सीमा पर सड़क बनाना इसका प्रमुख कार्य है। तो BRO के बारे में क्या बता रहे हैं, इसने 7 मई 2021 को अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके राजीव चौधरी हैं। कार्य क्या है, सीमा पर सड़क बनाना इसका प्रमुख कार्य है, ठीक है। इसके अतिरिक्त चंबा सुरंग है। चंबा सुरंग जो है BRO ने ही निर्मित किया है। उत्तराखंड में निर्मित की गई सुरंग है, जिसके माध्यम से 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में 4 स्थानों को मिला करके की जाती है, ठीक है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यह 4 स्थानों को मिला करके जो है 4 धाम यात्रा की जाती है। चंबा सुरंग के माध्यम से जो यात्रा हो यह सुगम होगी, 4 धाम यात्रा सुगम होगी, ठीक है। इसके अतिरिक्त डेंटक प्रोजेक्ट की बात करते हैं। डेंटक प्रोजेक्ट क्या है, डेंटक प्रोजेक्ट भूटान में सड़क बनाने का काम, भूटान में सड़क बनाने का काम, ठीक है, डेंटक प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। और यह डेंटक प्रोजेक्ट चलाया किसके गया है, किसके द्वारा, BRO द्वारा डेंटक प्रोजेक्ट को चलाया गया, ध्यान रखेंगे इसको आप। इसके बाद फिर बात करना शुरू करते हैं संजीवनी योजना। संजीवनी योजना क्या है, हरियाणा सरकार द्वारा अभी 25 मई को यह योजना शुरू की गई। संजीवनी योजना हरियाणा सरकार द्वारा 25 मई को शुरू की गई। इसमें क्या है, कोरोना के अगर हल्के लक्षण दिख रहे हैं, हल्के कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, तो उसका कह सकते हैं घर पर ही रख करके इलाज किया जाएगा। कोरोना के हल्के लक्षण दिख रहे हैं तो घर पर रख करके ही उसका इलाज किया जाएगा, सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके बाद देखिए यहाँ कुछ अन्य योजनाओं का नाम भी लिखा है। तो संजीवनी योजना आप ध्यान रखेंगे हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। कब शुरू किया गया है, 25 मई को शुरू किया गया है। इसके तहत क्या, हल्के कोरोना के लक्षण वाले मरीजों का इलाज घर पर ही किया जाएगा, ठीक है। चिरंजीवी योजना किसने शुरू किया था, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई चिरंजीवी योजना थी। सभी को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य रखा गया था। कोविड फतेह योजना किसने चलाया था, पंजाब राज्य ने चलाया था। कोविड फतेह योजना पंजाब सरकार चला, इसके तहत क्या रखा गया, 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया, 100% टीकाकरण, ठीक है। महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाया था। इसके तहत कोविड-19 के तहत जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको आश्रय देना, उनकी सुविधाएं, उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना, इसका टारगेट रखा गया। इसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई गई थी। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, अनाथ बच्चों का पोषण करना इसका टारगेट रखा गया था। उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई गई अनाथ बच्चों का पोषण करना इसका टारगेट रखा गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हरियाणा में हुई संजीवनी योजना शुरू हुई। हरियाणा से जुड़े 2-3 क्वेश्चन और पढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये हरियाणा सरकार ने चलाया था 22 जनवरी 2015 से। 22 जनवरी 2015 से हरियाणा के करनाल जिले से योजना शुरू हुई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। इसके बाद बात करना शुरू करते हैं NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय कहाँ पे, करनाल हरियाणा में है, ठीक है। और साथ साथ बात करते हैं इसका नाम यहाँ क्यों लिए हैं, जो कि हरियाणा सरकार से क्वेश्चन उठाए थे तो NDRI का जिक्र आ गया। इसने जो कह सकते हैं क्लोन बनाया था अभी हाल फिलहाल, भैंस का क्लोन बनाया था, ठीक है। इसने भैंस का क्लोन बनाया है, भैंस का क्लोन तैयार किया गया है, ठीक है। इसका नाम रखा गया है गरिमा। इससे पहले गाय का क्लोन बनाया गया था, गाय के बछड़े का क्लोन बनाया गया था, उसका नाम रखा गया था गौरव। ध्यान रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे नए हैं। NDRI द्वारा भैंस का क्लोन तैयार किया गया है, इसका नाम गरिमा रखा गया है। इससे पहले गाय के बछड़े का क्लोन तैयार किया गया था, उसका नाम था गौरव, ठीक है। इसके बाद अगली घटना के बारे में बात करते हैं। श्री कुमार बनर्जी, श्री कुमार बनर्जी जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है, हाल ही में निधन हो गया। कहाँ संबंधित थे, परमाणु ऊर्जा आयोग के यह पूर्व अध्यक्ष थे, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे श्री कुमार बनर्जी, जिनका हाल ही
ही में निधन हो गया। इससे पहले बार्क के पूर्व निदेशक भी थे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। अब बात आती है परमाणु ऊर्जा आयोग के बारे में जब बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होती है 1948 में, ठीक, 1948 अधिनियम के तहत 1948 में इसकी स्थापना होती है। और साथ साथ कह सकते हैं के.एन. व्यास इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, के.एन. व्यास, ठीक है। परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के.एन. व्यास हैं। इसकी स्थापना 1948 में होती है, ठीक है। इसके बाद बात करना शुरू करते हैं। 26 मई 2021 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा। 26 मई 2021 को वर्ष 2021 का पहला चंद्र ग्रहण लगा है, ठीक। और यह चंद्र ग्रहण 2 बजे से 7 बजे के बीच लगा है, ठीक है। वर्ष 2021 में 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण होंगे, 2 सूर्य ग्रहण 2 चंद्र ग्रहण होंगे। और साथ साथ ये ध्यान रखिएगा यह घटना सुपरमून की घटना भी है। सुपरमून कौन सी घटना होती है? जब कह सकते हैं जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक हो जाता है, ठीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक हो जाता है वह घटना सुपरमून की घटना कहलाती है। और 26 मई 2021 को जो इसकी दूरी थी चंद्रमा की पृथ्वी से 3,60,000 अर्थात कैसे 3.60 लाख किलोमीटर, 3,84,000 चंद्रमा की औसत दूरी मानी जाती है। लेकिन सर्वाधिक नज़दीक था, इसलिए इस घटना को सुपरमून की घटना के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करना शुरू करते हैं विश्व थायराइड दिवस। विश्व थायराइड दिवस का मतलब यह कब मनाया 25 मई 2021 को, अर्थात 25 मई को थायराइड दिवस मनाया जाता है। और थायराइड दिवस मनाया क्यों जाता है? जागरूकता फैलाने के लिए, थायराइड के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, कि थायराइड बीमारी कैसे होती है। साथ साथ कह सकते हैं इसका बचाव कैसे संभव है। थायराइड ग्लैंड होती कहाँ? गले में। एच आकार की एक ग्रंथि होती है, संरचना कुछ ऐसे ही होती है गले में। और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसकी कमी से ग्वाइटर या घेघा नामक बीमारी होती है, ठीक है। तो थायराइड के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कह सकते हैं थायराइड दिवस मनाने की घोषणा की गई। इसके बाद बात करते हैं 2-3 दिवस और लिखा। विश्व टीबी दिवस। विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और साथ साथ विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को। यह 24 मार्च रहेगा, यह 25 अप्रैल, और ठीक है। और विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को। यह 2-3 दिवस और ध्यान रखिएगा थायराइड दिवस के साथ। जो थायराइड दिवस 25 मई को मनाया गया है, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल, ठीक। इसके बाद बात करना शुरू करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, अर्थात जैसे गूगल पे आप सर्च करते हैं उसी तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर था। इसको बंद करने की घोषणा की गई। बंद करने की घोषणा किसने किया था? यह किसकी कंपनी थी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का। यह कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन था, ठीक है। इसको बंद करने की घोषणा की गई माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। इसे 1995 में शुरू किया गया। 1995 में स्टार्ट किया गया था किसको? इंटरनेट एक्सप्लोरर को, ठीक है। और साथ साथ यह वास्तव बंद कब से होगा? 15 जून 2022 से बंद किया जाएगा, लेकिन वर्तमान में इसकी घोषणा कर दी गई है। इसके अतिरिक्त कुछ और ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, लेकिन वर्तमान CEO कौन है? सत्या नडेला है। यह ध्यान रखना होगा। माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक बिल गेट्स हैं, लेकिन वर्तमान CEO जो है सत्या नडेला हैं, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी माइक्रोसॉफ्ट की? 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी। वर्तमान जो CEO हैं सत्या नडेला हैं, ठीक है। इसे बंद करने की घोषणा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा की गई है। कब से बंद होगा? 15 जून 2022 से। वाइपर मोबाइल रोबोट है, मोबाइल अर्थात गतिशील रोबोट है। इसे 2023 तक चंद्रमा पर भेजे जाने की घोषणा की गई है। वाइपर मोबाइल रोबोट जिसे वर्ष 2023 तक चंद्रमा पर भेजे जाने की घोषणा की गई है। चंद्रमा पर भेजे जाने की घोषणा की गई है, ठीक। कौन भेजेगा इसे? नासा, ठीक है। नासा जो अमेरिका की कह सकते हैं स्पेस एजेंसी है। और क्यों भेजेगी इसे? नासा द्वारा भेजा जाएगा, ठीक है। इसे कहाँ? चंद्रमा पर। और साथ साथ यहाँ बर्फ और अन्य संसाधनों का पता लगाने के लिए चंद्रमा पर वाइपर मोबाइल नामक रोबोट को भेजा जाएगा। यह एक आर्टेमिस मिशन जो 2024 में महिला और पुरुष को साथ भेजा जाएगा। आर्टेमिस मिशन के तहत महिला और पुरुष को साथ में। नासा का भी यह भी मिशन है। इसी मिशन का एक हिस्सा है वाइपर मोबाइल रोबोट, जिसे वर्ष 2023 में चंद्रमा पर भेजा जाएगा बर्फ और अन्य संसाधनों का पता लगाने के लिए। इसके अतिरिक्त 2 अन्य तथ्य लिखा हमने, जास्का और रोस्कोमोस। जास्का जापान की स्पेस एजेंसी है और रोस्कोमोस जो है यह रूस की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। यह जापान की, ठीक, और यह रूस की स्पेस एजेंसी है, ध्यान रखिएगा इसको। और नासा कहाँ की? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। आगे बात करना शुरू करते हैं। अपोलो 11 मिशन। अपोलो 11 मिशन जो 1969 में भेजा गया था, ये जिक्र क्यों किया गया? अपोलो 11 मिशन का जिक्र क्यों किया गया यहाँ पर, ठीक है। इसमें पहला चंद्र मिशन था। 3 अंतरिक्ष यात्री गए थे, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन
ठीक, एडविन एल्ड्रिन, पहले यात्री थे नील आर्मस्ट्रांग, ठीक, और दूसरी महिला जो थी उनका नाम था एडविन एल्ड्रिन, ठीक, और तीसरे जो व्यक्ति थे उनका नाम था माइकल कॉलिंस, ठीक। इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया, थर्ड वाले जो पर्सन थे माइकल कॉलिंस, इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया। सो दैट यह मिशन एक बार फिर से चर्चा में रहा कि वह अपोलो 11 मिशन जो भेजा गया था 1969 में, ठीक है, वह कह सकते हैं कि 3 व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस भेजे गए थे। माइकल कॉलिंस का हाल ही में निधन हो गया। इसके बाद बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट क्या है? PSLV C11 अर्थात भारत द्वारा भेजा गया चंद्र मिशन है, 2008 में भेजा गया था PSLV C11 यान के जरिए। चंद्रयान सेकंड, ठीक है, चंद्रयान सेकंड जो भेजा गया वो है GSLV मार्क थर्ड नामक कह सकते हैं यान के द्वारा भेजा गया, ठीक है, GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, ठीक, और साथ साथ इसके साथ एक विक्रम लैंडर भी भेजा गया था, ठीक है, विक्रम लैंडर भेजा गया था, ठीक है, और साथ साथ एक रोवर भेजा गया था, उस रोवर का नाम था प्रज्ञान रोवर, ध्यान रखिएगा, प्रज्ञान रोवर, ठीक है। तो भारत द्वारा अभी तक 2 चंद्र मिशन भेजे गए हैं। एक कह सकते हैं चंद्रयान फर्स्ट जो था वो PSLV C11 यान के जरिए भेजा गया था, और दूसरा चंद्रयान सेकंड जो था वो GSLV मार्क थर्ड यान के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। और साथ साथ कह सकते हैं GSLV मार्क थर्ड यान था उसके साथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को भी चंद्रयान सेकंड के तहत भेजा गया था। इसके बाद करना शुरू करते हैं UNFCCC के COP28 इस क्या है? वास्तव में जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने वाली संस्था है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पूरा ये नाम होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये पूरा इसका नाम है। इसके COP28 की मेजबानी UAE द्वारा की जाएगी। COP28 क्या? COP माने होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। COP28 जो 28वीं बैठक होगी पार्टियों की, उसकी मेजबानी UAE द्वारा किया जाएगा। और कब होगा 28वीं बैठक? 2023 में होगा। 27वें का UAE की अबू धाबी में, ठीक है, यह बैठक आयोजित हुई। 27वें का जगह कन्फर्म नहीं है। और साथ साथ 26वें जो है ग्लासगो और 25वीं मैड्रिड, स्पेन के मैड्रिड शहर में आयोजित होगी। 25वीं 2019 में आयोजित हो चुकी है स्पेन के मैड्रिड शहर में, और 2021 में COP26 का आयोजन ग्लासगो में होगा। 27वें का भी जगह कन्फर्म नहीं है आपको। और 2023 में COP28 का आयोजन अबू धाबी में किया जाएगा, UAE की राजधानी अबू धाबी में किया जाएगा। पहला मुस्लिम राष्ट्र जिस जो COP बैठक का कह सकते हैं आयोजन कर रहा है या मेजबानी कर रहा है। कौन सी COP बैठक? UNFCCC अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब बात करते हैं UNFCCC है क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक, इसकी स्थापना 1994 में होती है, नोट कर लीजिएगा इसको आप। इसकी स्थापना UNFCCC की स्थापना 1994 में होती है और इसके सदस्य देशों की संख्या 197। UNFCCC की स्थापना 1994 में होती है, सदस्य देशों की संख्या जो है 197 सदस्य देश हैं। ये किस पे काम करती है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित यह संस्था है। UNFCCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित संस्था है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो COP13 का भी आयोजन हुआ था गांधीनगर के गुजरात शहर में, COP13 का, वह जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं था। यह चीज़ भी ध्यान रखिएगा, यहाँ एक चीज़ बढ़ा रहे हैं। COP13 का आयोजन जो हुआ था जलवायु परिवर्तन से संबंधित नहीं था, बल्कि प्रवासी पंछियों के संरक्षण से संबंधित था। तो COP13 का आयोजन जो है ये गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में हुआ था और साथ साथ यह 2020 में आयोजित किया गया था। लेकिन यह कह सकते हैं UNFCCC जलवायु परिवर्तन से संबंधित ना होकर प्रवासी पंछियों के संरक्षण से संबंधित था। तो COP माने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, अर्थात पक्षकारों जो पक्षकार के अभिसमय के पक्षकार हैं उनकी जो बैठक होती है, ठीक है, उसका आयोजन कौन सा देश करेगा और यह बैठक किससे संबंधित, किस संस्था की COP की बैठक है। अर्थात UNFCCC के COP28 की बैठक के बारे में बात किया, 25, 26, 28 तीनों के बारे में, और यह COP13 जो था प्रवासी पंछियों के संरक्षण से संबंधित था। इसके बाद बात करते हैं अगला टॉपिक। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा होंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा होंगे, जो 1 जून 2021 को शपथ लेंगे, ठीक है। यह ध्यान रखना होगा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा होंगे, जो 1 जून 2021 को शपथ लेंगे, ठीक है। इसके अतिरिक्त और क्या बात करना शुरू करेंगे? अभी तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला जज के बारे में अभी हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई थी। तेलंगाना
ठीक। हाईकोर्ट की पहली महिला जज, ठीक है, हिमा कोहली को नियुक्त किया गया था पहली महिला जज। और कुछ चीज़ों को आप यहाँ ध्यान रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट के जो 47वें मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस बोबड़े थे। 48वें मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के वह सीवी रमन्ना है, ठीक है। जस्टिस रमन्ना को 48वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने का जो रिकॉर्ड है वह चंद्रचूड़, डीवाई चंद्रचूड़ को सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश रहने का रिकॉर्ड है, ठीक। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 2-4 क्वेश्चन हमने इस तरह बताया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा नियुक्त होंगे। और तेलंगाना में हिमा कोहली की नियुक्ति अभी हाल फिलहाल की गई थी। और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, रमन्ना, वह 48वें मुख्य न्यायाधीश। इससे पहले कह सकते हैं शरद अरविंद बोबड़े थे, 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। और सर्वाधिक लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में जज रहने का रिकॉर्ड जो हो चंद्रचूड़ के नाम है, ठीक है, चंद्रचूड़ के नाम, ठीक। ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं भारतीय मूल की महिला डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन का नाम क्यों आया? भारतीय मूल की पहली ऐसी महिला है जिन्हें 15वां शेख जायद पुरस्कार दिया गया। 15वां शेख जायद पुरस्कार भारतीय मूल की महिला ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है, ठीक है। और साथ साथ शेख जायद पुरस्कार है क्या? यूएई का सर्वोच्च सम्मान है। साथ साथ इसे अरब देशों का नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जानते हैं। अरब देशों का नोबेल पुरस्कार अर्थात कह सकते हैं यूएई का सर्वोच्च सम्मान शेख जायद पुरस्कार है। 15वां पुरस्कार किसको दिया गया? ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया। ये क्यों चर्चा में? क्योंकि हाल पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय मूल की किसी महिला को दिया गया है यह पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं डबलिन साहित्य सम्मान 2021। डबलिन साहित्य सम्मान, ठीक है। डबलिन साहित्य सम्मान 2021 के बारे में बात करना शुरू करते हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं क्या जिसके तहत 1 लाख यूरो की धनराशि दी गई है वेलेरिया लुइस शेली को। डबलिन कहाँ का सम्मान है? आयरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। ध्यान रखिएगा, ये आयरलैंड का सर्वोच्च सम्मान, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक। सर्वोच्च सम्मान, इस सम्मान का क्या नाम है? डबलिन साहित्य सम्मान। इसके तहत 1 लाख यूरो की धनराशि दी जाए। किसे दिया गया? वेलेरिया लुइस शेली को दिया गया। बुक क्या था? लास्ट चिल्ड्रेन बुक के लिए ना डबलिन साहित्य सम्मान दिया गया, ठीक है। अभी आयरलैंड की हैं, बस इतना ध्यान रखना आपको। आयरलैंड का सर्वोच्च सम्मान क्या है? जब इसको आप पढ़ेंगे तो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। वर्ष 2021 का डबलिन साहित्य सम्मान किसे दिया गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हॉकी के सबसे बड़े स्टेडियम के बारे में। हॉकी के सबसे बड़े स्टेडियम का निर्माण राउरकेला में किया जा रहा है। इस स्टेडियम का क्या नाम है? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, ठीक है। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। और साथ साथ ध्यान रखिएगा, यह वर्ष 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा, ठीक है, हॉकी विश्व कप होगा, उसकी मेजबानी भी करेगा। वर्ष 2023 के हॉकी विश्व कप की मेजबानी भी करेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करना शुरू करते हैं। पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने तैयार किया। पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट तैयार किया ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने। ऑस्ट्रिया की राजधानी हंगरी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया। उसका नाम क्या है? कार्डियोवॉइड। उस हार्ट का नाम क्या है? कार्डियोवॉइड। इसे स्टेम सेल से तैयार किया गया, ध्यान रखिएगा, स्टेम सेल से तैयार किया गया इसे, ठीक है। स्टेम सेल एक कोशिका का एक प्रकार होता है, इसकी सहायता से तैयार किया गया। साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखना होगा, स्टेम सेल ऐसी कोशिका होती है जिसके सहायता से पूरे शरीर या पूरी बॉडी का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। और साथ साथ एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा, यह जो कृत्रिम मिनी हार्ट तैयार किया जा रहा है, ठीक है, यह 25 दिन के जो 15 दिन का जो भ्रूण होता है उसके आकार के बराबर होगा। और साथ साथ एक चीज़ ध्यान रखना है, जो इसका धड़कन होगा वह 60 से लेकर के 100 प्रति मिनट, ठीक है। इसमें जो धड़कन की दर होगी वो 60 से 100 प्रति मिनट होगी, ठीक है। यह ध्यान रखना होगा। पहली बार लैब में कृत्रिम मिनी हार्ट किसने तैयार किया? ऑस्ट्रिया की वैज्ञानिकों ने तैयार किया। इस हार्ट का क्या नाम है? कार्डियोइड नाम है। किससे तैयार किया गया? स्टेम सेल से तैयार किया गया। इसमें धड़कन की दर कितनी होगी? 60 से लेकर 100 प्रति मिनट तक होगी, ठीक है। और साथ साथ कृत्रिम हृदय का निर्माण यह। इसके बाद बात करना शुरू करेंगे कोलंबो पोर्ट सिटी बनाने की जिम्मेदारी किसने ली है? चीन ने। सऊदी अरब के रियाद शहर के जैसे डेवलप करने का इसको जिम्मेदारी लिया है चाइना ने, कोलंबो पोर्ट सिटी। इससे पहले हम्बनटोटा बंदरगाह को भी चाइना ने ही बनाया था, ठीक है। और चाइना का क्या काम है? वास्तव में श्रीलंका को किसी तरह से मानसिक गुलाम के रूप में बनाना चाहता है, अर्थात कह सकते हैं अपना कर्ज में डुबो देना चाहता है, तो एक तरह से चाइना का गुलाम बन जाए, ठीक है, श्रीलंका। इसीलिए कोलंबो पोर्ट सिटी के विकास की जिम्मेदारी चाइना ने खुद लिया है, ठीक है। साथ कोलंबो पोर्ट सिटी को डेवलप करेगा। दुबई और कुछ अन्य
शहरों की तरह से। इसके बाद बात करना शुरू करते हैं मित्र शक्ति। मित्र शक्ति जो सैन्य अभ्यास है, किसके किसके बीच मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास होता है? भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला अभ्यास है मित्र शक्ति। और श्रीनेक्स जो युद्ध अभ्यास है यह भी भारत और श्रीलंका के बीच ही होता है, भारत और श्रीलंका, ठीक है। और साथ साथ ये ध्यान रखिएगा, यह कोलंबो पोर्ट सिटी की जो जिम्मेदारी चीन को दी गई, इसका सुप्रीम कोर्ट वहाँ की और सदन द्वारा विरोध किया जा रहा है, लेकिन दो भाइयों की सरकार जो है, ठीक है, राजपक्षे सरकार जो है, यह कोलंबो पोर्ट सिटी के निर्माण की जिम्मेदारी फिर भी चाइना को ही दिए हैं, ठीक है। तो यह दो पॉइंट अलग से हमने बताया। मित्र शक्ति अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच, श्रीनेक्स अभ्यास ये भी भारत और श्रीलंका के बीच कह सकते हैं होता है, आयोजित होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कू ऐप के बारे में। कू ऐप क्या है? ट्विटर का प्रतिद्वंदी, ट्विटर जानते हैं आप, मोस्टली लोग चलाते भी होंगे। ट्विटर ऐप का प्रतिद्वंदी कू ऐप है, जिसे मार्च 2020 में तैयार किया गया, ठीक है। मार्च 2020 में निर्मित किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है। और कू ऐप का कह सकते हैं जो सिंबल है या प्रतीक है वो पीली चिड़िया है, और साथ साथ इस पर तिरंगा का भी सिंबल बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। इसे मार्च 2020 में लाया गया, ट्विटर के प्रतिद्वंदी के रूप में इसे तैयार किया गया, ध्यान रखेंगे। इसके बाद बात करना शुरू करते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मालदीव के अड्डू शहर वहाँ का पहला वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मालदीव के अड्डू शहर में अपना पहला वाणिज्यिक दूतावास बनाने की बात की जा रही है। कारण क्या है इसका? वाणिज्यिक दूतावास जो चीन की नीति चल रही है, अर्थात भारत के पड़ोसी देशों के साथ कह सकते हैं, जो भी भारत के पड़ोसी देशों के साथ घेरने की नीति जो चला रहा है, ठीक है, उसी के अपोज में भारत पड़ोसी पहले एक नीति चला रहा कि पहले पड़ोसियों को देखा जाए, पड़ोसियों के साथ कह सकते हैं अच्छे संबंध रखे जाए, उन्हें सुरक्षित रखा जाए, साथ साथ ऐसी कुछ व्यवस्थाएं रखी जाए समय पर हमारे काम आ सकें। इसी कारण कह सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव के अड्डू शहर में पहला वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है, पड़ोसी पहले नीति के तहत, ठीक है। अब बात करते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम सालेह मालदीव के राष्ट्रपति हैं। मालदीव मिनिकॉय जो कह सकते हैं लक्षद्वीप का निचले हिस्सा, मालदीव मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री चैनल है। और साथ साथ ध्यान रखेंगे इसके अतिरिक्त एक्यूवेरिन युद्ध अभ्यास जो होता है, यह भारत और मालदीव के बीच होता है, भारत और मालदीव के बीच आयोजित होता है, ठीक है। तो यह कह सकते हैं आज के कुछ करंट तथ्य थे दोस्तों, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। 20 से 25 क्वेश्चन, एक वीडियो आपको 2-3 दिन के अंदर और प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।